क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे जेई लेवल का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चंस अच्छा रहता है क्योंकि ये पूरा 11 और 12 दोनों कोर्स को मिला के रहता है। तो इसमें बहुत बार अगर मान लो कोई 11 स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको ऐसे क्वांटिटी का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, और हमको तो लगता है कि लगभग 90% क्वेश्चन ऐसा ही होता है जिसमें 11 का कंसेप्ट कुछ नहीं होता, खाली है ना ये 12 और उसके आगे का क्वेश्चन जो होता है उसी हिसाब से रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासतौर पे 11 स्टूडेंट, कुछ ऐसा क्वांटिटी आए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये 2 साल के कोर्स में आपको कहीं ना कहीं पढ़ा लिया जाता है, तब वो ये जाके जेई में या नीट में कहीं आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टॉर्क है, स्ट्रेस है, लैटेंट हीट है, पावर है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, ये थर्ड वाला आएगा। टॉर्क क्या होता है भाई? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए आप न्यूटन लिख लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मीटर लिख लिए। फिर अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस का सीधा मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर के बारे में सोचिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 नंबर। फिर आपके पास पावर है। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है, हम पावर पहले बोल रहे हैं, पावर का मतलब होता है वर्क बाय टाइम। वर्क के लिए आप जूल लिख सकते हैं, लेकिन जूल करके कहीं है नहीं, तो जूल के लिए आप न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, दैट इज 1 नंबर। अब लैटेंट हीट बच गया, तो लैटेंट हीट से हीट पर यूनिट मास, दैट इज 2 नंबर। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, आगे 2 नंबर में लिखा है वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 एंड 2 आर रिलेटेड एज v2 इक्वल्स टू n बाई m स्क्वायर v1 and a2 equals to a1 by mn respectively. Here m and n are constant. The relations for distance and time into system respectively are. थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है v2 इज इक्वल्स टू n बाई m स्क्वायर v1। क्या v2 को लिख सकते हैं हम लोग, जैसे नीचे में कैपिटल L से लेंथ है तो लेंथ बाई टाइम, ये हो गया n बाई m स्क्वायर, और फिर यहाँ हो गया लेंथ बाई टाइम, तो L2 बाई L1 इज T2 बाई T1 n बाई m स्क्वायर। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन एक्सेलरेशन से निकालो, a2 इक्वल्स टू a1 बाई mn। एक्सेलरेशन का सीधा मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे L2 डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर, दिस इज L1 डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर और साथ में mn। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि दैट L2 बाई L1 इज इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर एंड mn, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में L2 बाई L1 है, इक्वेशन 2 में भी L2 बाई L1 है, तो अगर 1 और 2 से आप चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, T2 बाई T1 इंटू n बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर 1 बाई m एंड n। तो देखो ये T2 से ये स्क्वायर कैंसिल, ये T1 से ये स्क्वायर कैंसिल, ये m से ये स्क्वायर कैंसिल। अब n को लेफ्ट में भेज दो, n स्क्वायर बाई m इज इक्वल्स टू T2 बाई T1, n स्क्वायर बाई m इज इक्वल्स टू T2 बाई T1, सो T1 इज इक्वल्स टू, therefore T1 इज इक्वल्स टू m बाई n स्क्वायर एंड T2। देखो कोई रिलेशन है? T1 इज इक्वल्स टू m बाई n e स्क्वायर या T2 इक्वल्स टू
एन स्क्वायर एम बाई T2, ये वाला एक तो दिख रहा है, एन स्क्वायर T2 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई एम इंटू T1। चलो अब लेंथ में रिलेशन निकालना है। लेंथ में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग T2 बाई T1 के जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए जहां आपका T2 बाई T1 वहां एन स्क्वायर बाई एम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 ऊपर वाला थोड़ा इजी इक्वेशन, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं आप। L2 बाई L1 इज T2 बाई T1 n बाई एम स्क्वायर। L2 बाई L1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 n बाई एम स्क्वायर। और T2 बाई T1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर बाई एम, और साथ में n बाई एम स्क्वायर, n स्क्वायर बाई एम, और साथ में दिस। तो ये तो कुल मिला के मेरा n क्यूब बाई एम क्यूब आ गया। तो जहां हम लोगों का L2 है वो L1 टाइम्स ऑफ n क्यूब बाई एम क्यूब है। तो थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन पे ही देखते हैं, मेरे हिसाब से सही है फर्स्ट ऑप्शन ही, हाँ ठीक है। तो अगर हम L1, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो L2 इज इक्वल्स टू L1 टाइम्स ऑफ n क्यूब बाई एम क्यूब। तो थोड़ा छोटा कर लो, देख लो, दोनों को मिला के खत्म करो। ये देखो, ए ऑप्शन में तुम्हारे लेंथ का भी रिलेशन करेक्ट बैठ रहा है और टाइम का भी रिलेशन करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा समझ समझ के बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज 200 सेकेंड। When observed from Earth, the diameter of the sun from will be। देखिए इस कंसेप्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा। सॉरी नहीं बन रहा फिगर, रुको बनाते हैं दूसरे तरीके से। इमेजिन कि यहाँ सन है और ये सन का डायमीटर है। ये सन है, इस सन का डायमीटर है, ये सन का और अर्थ का डिस्टेंस है, यहाँ अर्थ है। और ये जो आपके सामने एंगल बन रहा है ये आपका 200 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो हम लोग पैरेलक्स यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई आर। अगर आपको ये डायमीटर चाहिए तो आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा रेडियन में चाहिए, रेडियन। तो डिस्टेंस है अपना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और रेडियन में 200 सेकेंड्स को पहले आप डिग्री में बदलेंगे 3600 से डिवाइड करके, और फिर डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो उसका आंसर होगा आपका मीटर। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन। लिखा है इफ E and H represents the intensity of electric field and magnetic field respectively, then the unit of E by H will be। E is of electric field, H is of magnetic field, दोनों आपके 12 का सेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। 12 में भी लगभग 4-5 महीने का पढ़ाई में है। तो ध्यान से देखो, हमको E by H निकालना है। ओम मो ये सब दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, डीवी बाई डी आर। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप पढ़े हैं एम्पियर सर्किट लॉ, कि बी फील्ड को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आएगा। अब आपको बी फील्ड नहीं है, आपको एच दिया हुआ है, तो बी बाई म्यू नॉट ये एच होता है, आई बाई एल। बी बाई म्यू नॉट को हम लोग एच कहते हैं, ये करंट बाई एल हो गया।
अब आप क्वेश्चन के हिसाब से चलें, एल मतलब डिस्टेंस ही, ठीक है। अगर आप ई में एच से डिवाइड कर रहे हैं तो भी में डिस्टेंस मतलब एल से डिवाइड है, और आई में डिस्टेंस मतलब एल से डिवाइड है, दोनों डिस्टेंस है डायमेंशन के बेसिस पे, तो ये कट गया। दिस विल बी इक्वल्स टू भी बाई आई, और भी बाई आई का मतलब होता है रेजिस्टेंस, भी बाई आई का मतलब होता है रेजिस्टेंस। सो ई बाई एच इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ओम, तो ओम होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। लिखा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 128 और उसका यूनिट दिया है केजी मीटर पे पावर -3। In certain unit in which the unit of the length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value is, आपको N2 निकालना है, जबकि नया यूनिट का डाटा क्वेश्चन में मेंशन है। यूनिट 2 आपका दिया हुआ है, जहां मास है वहां पे आपको 50 ग्राम यूज करना है, जहां मास है वहां पे आपको 50 ग्राम यूज करना है, और जहां लेंथ है वहां पे आपको 25 सेंटीमीटर यूज करना है, पावर -3। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि N1U1 इज N2U2, तो आपको अगर N2 चाहिए देन N1U1/U2, N1 में आ गया 128, U1 में आ गया केजी मीटर पे पावर -3, और U2 में आ गया 50 ग्राम 25 सेंटीमीटर पे पावर -3। तो ये वैल्यू आया अपना 128, ऊपर में 1 केजी, नीचे में 50 ग्राम पावर 1, ऊपर में 1 मीटर, नीचे में 25 सेंटीमीटर पावर -3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए, 128 1 केजी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और नीचे है 50 ग्राम। 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे है 25 सेंटीमीटर, और पावर है यहाँ पे -3। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वही आंसर, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज, द पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm, द सर्कुलर स्केल हैज 100 divisions, and for one full rotation of the circular scale the main scale shifted by 2 divisions। अगर आप एक फुल रोटेशन, सॉरी, अगर आप मेन स्केल पे, सॉरी, एक फुल रोटेशन घुमाते हैं 100 का, तो वहां पे मेन स्केल पे 2 डिवीजन घूम जाता है। ये थोड़ा टिपिकल है भी एडवांस में क्वेश्चन, 2 डिवीजन घूम जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट, दिस इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। लेकिन ये सर्कुलर स्केल का कितना डिवीजन लेंगे? पिच में तो 0.5 लेंगे, यहां कितना लेंगे? तो ध्यान रखना कि यहां 100 डिवीजन नहीं लेना, क्योंकि 100 डिवीजन लेने से मेन स्केल पे 2 डिवीजन शिफ्ट करता। हमको तो एक डिवीजन लिए है ना, ऊपर का डिस्टेंस तो आप एक डिवीजन लिए है ना, या तो ऊपर का डिस्टेंस में आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवीजन ले लीजिए, तब आप नीचे में 100 लीजिए, नहीं तो आप नीचे में 50 लीजिए। ऊपर में एक डिवीजन लीजिएगा तो नीचे में 50 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज 0.01, 0.01, दिस इज योर लिस्ट काउंट, 0.01 लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट मिल गया 0.01। अब आगे देखो, तुम्हारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है
कि when two arms of gauge touching each other without wire, बिना वायर के अगर दोनों आर्म टच करता है तो हमारे सर्कुलर स्केल पे 4 डिवीजन का रीडिंग है। सर्कुलर स्केल पे 4 डिवीजन का रीडिंग है, इसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर कितना? तो 4 डिविजन्स इनटू लिस्ट काउंट, 4 इंटू 0.01, दिस इज इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, इतना मिलीमीटर्स, इतना मिलीमीटर्स, इतना मिलीमीटर्स। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखो। अब आ गया रीडिंग का बारी, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2, हम लोग को 2 एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखिए जो हम लोगों का रीडिंग आता है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन का नंबर इनटू लिस्ट काउंट ऑन माइनस जीरो एरर। अब तुम केस 1 लो। केस 1 में जो आपका रीडिंग आएगा, मेन स्केल डिवीजन 4 डिवीजन है और पिच है 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 20 डिवीजन है और लिस्ट काउंट है 0.01। ठीक है, और माइनस जीरो एरर 0.04। How much it is? It is 2.0 plus 0.2 minus 0.04. 2.20 minus 0.04 and it is 2.16 mm. ये रीडिंग 1 है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में जब हम लोग रीडिंग लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर से 4 डिविजन्स है, 0.5 से मल्टीप्लाई, लेकिन इस बार 16 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, 16 इंटू 0.01 और जीरो एरर तो वही 0.04 हम लोग माइनस करेंगे। ये फिर से 2 हो गया, ये 0.16 हो गया और इसमें से 0.04 माइनस करेंगे, देन इट कम्स टू बी 2.12 mm। अब मेरे पास 2 रीडिंग आ गया। ठीक है, एक मान लो हम लोग रीडिंग किस चीज का कर रहे हैं, डायमीटर का, तो डायमीटर का एक वैल्यू और डायमीटर का दूसरा वैल्यू, वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो आखिर हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, तो उसमें हम लोग मीन निकालते हैं, जो हम लोग एरर में सीखे हैं। तो d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आया है अपना 2.16, एक आया है अपना 2.12 और नीचे आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कम्स टू बी 2.14। चलो, 2.14 वाला कुछ होगा, या तो अब C होगा या D होगा, लेकिन होगा 2.14 वाला। डन, यहां तक पहुंच गए। अब आप आइए इसके अंदर का ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो तुम देख लो। चलो आगे कैलकुलेशन इधर करते हैं। तुम ऐसे देख लो कि जो मेरा पहला रीडिंग है वो है 2.16, जो मेरा दूसरा रीडिंग है वो है 2.12 और जो मेरा मीन वैल्यू है वो है 2.14। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग दैट इज 0.02 and absolute error in second reading is minus 0.02। तो आखिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट प्लस मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 and it is 0.02, 0.02
बाई 2, सो इट इज 0.02। ये हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब तुम देखो यहां पर एक बात तो तय हो गया कि भाई ये वाला होगा, यहां तक में हम यही आंसर पहुंचे कि ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप डायमीटर का आंसर लिखिएगा तो आप जब डायमीटर का आंसर लिखिएगा तो आप उसका मीन वैल्यू लिखेंगे 2.14 प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे 0.02। तो डायमीटर वाले से हम यहां तक पहुंचे। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में है ना, एरिया इन सब के बारे में भी है, क्योंकि आपसे एरिया भी पूछा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई ऑफ आर स्क्वायर, और एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर। तो आप अगर उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो पाई यहाँ डायमीटर के जगह पे आ जाएगा 2.14 बाई 2 का स्क्वायर, सो इट इज पाई 1.07 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेना, ये एरिया आ गया। लेकिन अगर आप एरिया का चेंज निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर आएगा, या फिर 2 टाइम्स ऑफ डेल डी बाई डी आएगा। तो डेल ए बाई ए विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर और दिस। तो यहां से अगर आप डेल ए कैलकुलेट करना चाहें तो ए को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल डी बाई डी से, जो एरिया आया है वो ले लेना। 2 डेल डी का वैल्यू आया था अपना 0.02 और डी का वैल्यू आया था अपना 2.14। अब ये सॉल्व कर लेना, यहां से डेले आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बाकी आपका कैलकुलेशन है उसको थोड़ा आप कर लीजिएगा, ठीक है, वही सब आएगा। चलिए बढ़िया। देखो क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग पीवाई क्यू स्टार्ट करेंगे, जेई का। मोशन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो चलो अपना डिस्कशन इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be magnitude of displacement। पहले क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर हम आर्क लेंथ का बात करें, आर्क लेंथ ए बी जो एक्चुअली डिस्टेंस है जिसका वैल्यू 60 मीटर दिया हुआ है, तो वो होगा टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर डिवाइडेड बाय 360। करेक्ट है। पाई में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें, देन इट इज 2 पाई आर, ऊपर में है अपना 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 लिखना था, वहां आर लिख दिया। 3 पाई बाई 4 और नीचे में है 2 पाई, तो ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया। एंड देन आर्क लेंथ ए बी कम्स टू बी, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ए बी कम्स टू बी 3 पाई बाई 4 इंटू आर। क्वेश्चन में ये आर्क लेंथ 60 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम रेडियस का बात करें तो 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, 3 से 60 कट गया 20 टाइम्स में, तो 80/पाई इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। 80/पाई इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब आइए डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम आज सीधा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। अगर ए से बी जा रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ये वाला लाइन है, ए से बी को मिलाने वाला सीधा लाइन। अब आप यहाँ पे जो कोसाइन फॉर्मूला है ट्रायंगल के लिए उसको यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, हमको ए बी निकालना है, अब सीधा ए से बी निकालना है। cos 135 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, जो ए बी हमको फाइंड आउट करना है,
डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अब इसी में आपको देखिए तो ओ ए क्या है, वो रेडियस है। कॉस 135 का वैल्यू -0.7 लेना है। ये क्या है, ये रेडियस का स्क्वायर है, ये भी रेडियस का स्क्वायर है, और ये ए बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है। ये भी आपको फाइंड आउट करना, मान लो एक्स है, बार बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ 2r इंटू आर इज आर स्क्वायर। आप इसी को सॉल्व करते चलिए। -0.7 इज इक्वल्स टू 2r² -x² डिवाइडेड बाई 2r²। 2r² को लेफ्ट में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, 1.4r² इज इक्वल्स टू 2r² -x²। ध्यान रखना x निकालना है, तो x को लेफ्ट में ले आए, -1.4 को राइट में ले गए, तो 3.4r² हो गया। देन x जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है ए बी है, ए से बी डिस्प्लेसमेंट है, वो हो गया √3.4 इंटू आर। रेडियस आप ऊपर निकाल चुके हैं, उसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। बेहतरीन क्वेश्चन है, आर्क लेंथ से स्टार्ट करके आपको डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। लिखा है पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल्स टू b रूट x along पॉजिटिव x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू τ। तो देखो क्वेश्चन का पहला में जो हमारा स्पीड है वो x का फंक्शन है, और बाद में आपसे स्पीड पूछा जा रहा है टाइम का फंक्शन। पहले यहां से x निकालो, टाइम का फंक्शन। क्या v को लिख सकते हैं dx/dt? दिस इज इक्वल्स टू b रूट x। इसको आप लिख सकते हैं dx, नीचे में √x इज b डॉट dt। ये हो गया x पे पावर -1/2 डॉट dx, और यहाँ है b डॉट dt। अब आप इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन में यहाँ लिखा है कि ओरिजिन पे था t इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ ओरिजिन, यहाँ टाइम 0, और फिर यहाँ कोई x एट टाइम t। तो x पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो गया x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और 0 से लेके x तक। और ये हो गया अपना b कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन t लिख दिए 0 से लेके t तक। तो अभी का जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि x पे पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 dt, या x इज इक्वल्स टू 1/4 b²t²। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ये x आ गया। लेकिन अब आपको वेलोसिटी चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ t। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको भी चाहिए एज फंक्शन ऑफ टाइम, देन v विल बी इक्वल्स टू dx/dt। उसी x को एक बार अब डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, d/dt ऑफ 1/4 b²t²। इसमें 1/4 हो गया, b² हो गया, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t हो गया। सो ओवरऑल इट इज b²t/2। ये वेलोसिटी है, लेकिन आपको ये वेलोसिटी कब चाहिए, तो टाइम लिखा हुआ है टॉ, टाइम लिखा हुआ है टॉ, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू टॉ इज b²τ/2। b²τ/2, b²τ/2, दैट बी ऑप्शन इज देयर। तो पहले भी दिया था एज ए फंक्शन ऑफ x, और बाद में पूछा है भी एज ए फंक्शन ऑफ t। तो पहले हम लोग x निकाले एज ए फंक्शन ऑफ t, लेफ्ट में वही हुआ, और फिर हम लोग उसी x को डिफरेंशिएट करके निकाले भी एज ए फंक्शन ऑफ t। क्लियर है? ध्यान से आगे देखो। लिखा है पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम सेंटर O of the park and comes back to the same point following path O, P, Q, O as shown in figure. The radius of the path taken by the person is 200 meter and he takes 3 minutes. Average speed 58 seconds to complete his journey. The of the person. थोड़ा यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है आगे पीछे।
टाइम आप लीजिए 3 मिनट 58 सेकेंड, और ये एवरेज स्पीड यहाँ होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, ये चीज यहाँ आएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो देखिए हम लोग का सीधा है कि एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर निकालेंगे बाय टोटल टाइम, यही तो कंसेप्ट है। टोटल डिस्टेंस में आपको ओ से पी लेना होगा, पी से क्यू कर्व का लेंथ लेना होगा, आर्क लेंथ, और फिर आपको क्यू से ओ लेना होगा। ये कंप्लीट हो गया। नीचे टाइम जो हम लोग का 3 मिनट्स 58 सेकेंड्स दिया है, ये लेना होगा। ओ से पी क्या है, तो रेडियस है 200 मीटर। पी से क्यू क्या है, आर्क का लेंथ है, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है डिवाइडेड बाई 4, और प्लस क्यू से ओ क्या है, ये भी हम लोग का रेडियस है, डिवाइडेड बाई 3 मिनट्स का 180 हो गया, और प्लस 58 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखो 200 400 हो गया, प्लस 2, पाई के जगह पे हम लोग को 3.14 लेना है, क्वेश्चन में लिखा है, बाई 4, और फिर रेडियस की जगह पे 200 लेना है, एंड ऑल डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया भाई, 238 सेकेंड। सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ये आंसर का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, वो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे नेक्स्ट लिखा है, कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 एट v2, एंड लास्ट 1/3 एट v3। अगर v3 3v1 है, v2 का वैल्यू 2v1 है, और v1 का वैल्यू 11 है, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बताना है। देखिए थोड़ा सा खाली हम इसको बड़ा कर दें, हम इसी में फिगर बना देंगे। मान लो ये ओवरऑल जर्नी का जो लेंथ है वो L है, तो L/3 v1 से, L/3 v2 से, और L/3 v3 से। अगर हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो L/3 L है, और टाइम के लिए अगर हम पहला वाला टाइम निकाले तो L/3, L है, T नहीं है, ठीक है, बाई v1, दूसरे में L/3 बाई v2, और तीसरे में L/3 बाई v3, ये टाइम हो गया। सही है। अब ऊपर नीचे आप L को निकाल के काट दीजिए। अब आप देखिए 1/3 v1, 1/3 v2, एंड 1/3 v3। तुम चाहो तो 1/3 कॉमन ले लो, तो 3 ऊपर चला जाए, 3 ऊपर चला गया। अब नीचे आपके पास बचा है 1/v1, 1/v1, 1/v2, और 1/v3, यही तो बचा है। तो देखो v1 11 था, v2 एक्चुअली 2v1 था, तो यहाँ अगर 11 है तो यहाँ पे 22 है, और v3 3v1 था तो यहाँ 33 है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। लिखा है, अगर t इक्वल्स टू √x+4 है तो dx/dt निकालना है। ये आप खुद से बना सकते हैं, सीधा आपके पास है t इज इक्वल्स टू √x+4, तो आप x को किसी तरह से लिखिए, तो t-4 इज इक्वल्स टू √x, या फिर अगर आप x लिखते हैं देन इट इज t-4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है t² + 16 - 8t। अब आप यहां से dx/dt लिख दीजिए, तो t² का 2t हो गया, 16 का 0 हो गया, और -8 हो गया, तो dx/dt आपका 2t - 8। अब आपको टाइम की जगह पे 4 सेकंड पुट कीजिए, तो जैसे ही आप टाइम की जगह पे 4 सेकंड पुट करते हैं, ये दोनों कट के आ जाएगा 0। आगे नेक्स्ट लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट becomes 1/3 after it penetrates 4 centimeter in a wooden block।
Assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion, मतलब उसका retarding acceleration same है. In the block, the bullet stops completely after traveling a distance of 4 plus x centimeter inside the block. The value of this. थोड़ा इजी चलते हैं, थोड़ा चीजों को समझाते हैं, नहीं तो आप एक दो लाइन में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. मान लीजिए इसमें आप किसी बुलेट को फायर किए, उसका इनिशियल स्पीड v था, तो ये कुछ 4 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद 4 सेंटीमीटर इसका स्पीड घट के 1/3 रह गया. इसका मतलब अभी ये v/3 से चल रहा है. तो अगर हम यहाँ पे यूज करें इक्वेशन को, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है. यहाँ v के जगह पे फाइनल वेलोसिटी v/3 का स्क्वायर, यहाँ पे u के जगह पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as के जगह पे मान लो 4 सेंटीमीटर हम लिखते हैं. तो यहाँ पे हो गया v स्क्वायर बाई 9 v स्क्वायर माइनस 8a, याद रखना यूनिट सेंटीमीटर है. ठीक है, यूनिट कितना है? सेंटीमीटर. ध्यान रखना, ये माइनस ने इसको प्लस करे, फिर इसको इधर भेजते हैं, तो v स्क्वायर बाई 9 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a. डन. तो ये हो गया हम लोगों का माइनस 8v स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 8a. 8 कट गया, तो a का वैल्यू हो गया माइनस v स्क्वायर बाई 9. 8 कट गया, v स्क्वायर बाई 9. अब देखिए क्वेश्चन का सेकंड केस कहता है कि चलिए भाई v से एंटर किया, लेकिन कहाँ वो जाके कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. तो वो डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसको आप है ना 4 प्लस एक्स लीजिए और x का वैल्यू निकालिए. तो इस सेकंड केस के लिए, आप यहां देखें, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. इस बार v 0 लेंगे, u में हम यहाँ v स्क्वायर लिखेंगे, 2 एक्सलेशन में हम यहाँ पर माइनस v स्क्वायर बाई 9 लिखेंगे, और ये s निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे. तो ये वाला पूरा टर्म इधर आ गया, 2/9 v स्क्वायर s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर कट गया, तो s का वैल्यू हो गया 9/2 विच इज 4.5. याद रखना डिस्टेंस हम लोग शुरू से सेंटीमीटर में ले रहे थे, 4.5 सेंटीमीटर. अब 4.5 सेंटीमीटर को अगर हम लिखें, तो 4 प्लस 0.5 सेंटीमीटर ही लिखेंगे. तो आपके क्वेश्चन में जहां x है वहां 0.5 सेंटीमीटर आएगा. देखिए आपसे पूछा गया तो व्हाट इज x, तो x इज इक्वल्स टू 0.5. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज है. आगे नेक्स्ट लिखा है, स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. If it is traveling a distance of 10 meter in t equals t seconds, the distance traveled by the toy in the next t seconds. First case, याद रखना u0, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से u0 करके हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं. ये s1 है. ठीक है, ये s1 है. सेकेंड केस, फिर से हम शुरुआत से लेते हैं, तो u0 है, और इस बार हम टोटल टाइम हम t प्लस t 2t ले लें. Then it is 1/2 a 4t स्क्वायर. इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ s1. तो अगर क्वेश्चन में s1 10 मीटर था, क्वेश्चन में s1 10 मीटर है, तो क्या ये मेरा 40 मीटर है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शुरुआत के t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ u0 है, एक्सेलरेशन है इसके अंदर. शुरुआत के 10 शुरुआत के t सेकेंड्स में वो 10 मीटर चलता है, तो अगले t सेकेंड में जहां टोटल 2t होता है वो 30 मीटर चलेगा, तब ना ओवरऑल ये 40 मीटर आएगा. तो नेक्स्ट t सेकेंड्स में वो 30 मीटर चलेगा.
नेक्स्ट टी सेकंड्स में वो कितना चलेगा, 30 मीटर। ओवरऑल कितना चलेगा, 40 मीटर। शुरुआत के टी सेकंड्स में कितना चलेगा, 10 मीटर। अब देखिए तीनों चीजें, कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन सोच लेता है तो 10 मार देगा, कोई अगर टोटल टिक कर देता है तो वो 40 टिक कर देगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि नेक्स्ट 30 सेकंड्स में कितना चलेगा, इसलिए इन सब क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखा है, टू बसेस P and Q starts from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by this. At what time both the buses have same velocity? तो पहले P बस का वेलोसिटी निकालना है, तो जो भी उसका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी बच जाएगा। इसी तरह अगर हम क्यू बस का वेलोसिटी निकालेंगे तो डी बाई डी टी करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर क्यू का, उसको अगर हम करेंगे तो एफ माइनस 2 टी आएगा। तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए, पी और क्यू का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो पी का वेलोसिटी हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा टी और क्यू का वेलोसिटी हो गया एफ माइनस 2 टी। टाइम को एक तरफ कर दो, 2 बीटा टी प्लस 2 टी इज एफ माइनस अल्फा। टी इसमें कॉमन ले लें, 2 बीटा प्लस 2 इज एफ माइनस अल्फा। तो आपको तो ये टाइम चाहिए था, तो एफ माइनस अल्फा बाई 2 बीटा प्लस 2, या 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, या 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एफ माइनस अल्फा बाई 2 1 प्लस बीटा, दैट डी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट लिखा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन where alpha and beta are the constant, the distance traveled by the particle between 1 second and 2 seconds। सीधा डिफरेंशिएशन से चलो, वहां से इंटीग्रेशन आएगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखो जब क्वेश्चन में ये लिखा रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो याद रखना, चाहे डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट एक ही आंसर है। सीधा इसको लिख सकते हैं, ds बाई डी टी इज अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। यहां से लिख दे ds इज इक्वल्स टू अल्फा टी डॉट डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डॉट डी टी। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करना है, यहां भी आपको इंटीग्रेशन करना है, यहां भी आपको इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां, तो 1 से लेके 2 सेकेंड्स, यहां भी 1 से लेके 2 सेकेंड्स, और ये आपको s निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में s हो गया, राइट में देखो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 1 से लेके 2 तक, यहाँ बीटा टी क्यूब बाई 3 1 से लेके 2 तक। सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, डाटा पुट करना है, कर लो। 10 में लिखा है, a scooter accelerates from rest for time t1 at constant rate a1 and then retard at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. The correct value of t1 and t2, पहला हाफ, for acceleration क्या लिख सकते हैं, v equals to u plus at, तो v is equals to 0 plus a1 t1। ठीक है, आगे फॉर रिटार्डेशन, इसको 1 कह दें। ठीक है, रिटार्डेशन के लिए जो मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा वो तो 0 है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी वही है जो पिछले केस का फाइनल है। v फाइनल इज इक्वल्स टू u प्लस एटी।
v फाइनल 0, यहाँ तो हम v1 लिखेंगे और यहाँ हम -a2 और t2 लिखेंगे। तो क्या आपके पास ये नेगेटिव टर्म लेफ्ट में चल गया, a2 t2 इज इक्वल टू v1 आया, और v1 का मतलब a1 t1 आया। तो आपको निकालना था t1/t2, देन t1/t2 इज इक्वल टू a2/a1, देन t1/t2 इज इक्वल टू a2/a1, दैट सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, सी ऑप्शन इज देयर। आगे नेक्स्ट लिखा है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस, where a, b and c are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity. Particle attain zero acceleration, then its velocity will be. तो आपको पहले एक्सेलरेशन को जीरो करके टाइम निकालना होगा, और फिर उसको वेलोसिटी, उस टाइम को वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट करके वेलोसिटी निकालना होगा। चलो, x का इक्वेशन है आपके पास at प्लस bt² माइनस ct³। तो अगर हम यहां से वेलोसिटी लिखें जो एक्चुअली dx/dt से आएगा, तो एक बार में डिफ्रेंशिएट करके लिख दें a प्लस 2bt माइनस 3ct²। ये वेलोसिटी आ गया, इसको इक्वेशन 1 रख लो। अब यहां से अगर हम एक्सलरेशन लिखें तुम्हारा, तो dv/dt करेंगे, एंड दैट dv/dt a इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, यहां आ गया 2b, यहां आ गया 6ct। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एक्सलेशन शुड बी 0। तो एक्सलेशन अगर तुम 0 करोगे, तुम्हारे पास है 2b माइनस 6ct इज इक्वल्स टू 0। सो t विल बी इक्वल्स टू 2b/6c, या यू कहो कि b/3c। अब इस टाइम को इक्वेशन 1 में पुट करके भी निकाल दो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका नया वेलोसिटी कितना हो जाएगा, a प्लस 2b, t के जगह पे b/3c माइनस 3c, और t की जगह पे b/3c का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर, बस इसको सॉल्व करना है, ये आप खुद करें। आगे नेक्स्ट तो छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन o फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along positive x direction. Identify all the figures that correctly represent the motion qualitatively. A acceleration, b velocity, x displacement and t time. देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी है, नीचे जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ए ऑप्शन होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब भीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सही, बी होगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो याद रखना कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हमारे एक्सटी ग्राफ का स्लोप भी बढ़ेगा, सो डी ऑप्शन होगा। देखो यहां पे, देखो ये स्लोप आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और साथ में इंक्रीजिंग है। तो यहां आपको दिख रहा है ना कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो ए, बी और डी, दैट डी ऑप्शन इज देयर, ए, बी एंड डी ग्राफ से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट लिखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to the time is shown in figure. What is the position of the particle at t equals to 5 seconds? t equals to 5 सेकेंड। यहां एक बात समझो, मान लो जैसे कोई बॉडी यहां से स्टार्ट किया मोशन, और वो पॉजिटिव एक्स की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे था, तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करेगा या जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वही तो फाइनल इसका पोजीशन भी होगा।
ठीक है। अब आप बताइए कि अगर VT ग्राफ दिया है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कैसे निकालते हैं? बिकॉज यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा, बॉडी रिवर्स भी नहीं कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालिएगा तो एरिया निकालना हो गया, एरिया अंडर VT ग्राफ। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। आपका काम यह है कि 5 तक, ये वाला है 5, आपके इस ग्राफ के अंदर टुकड़ा टुकड़ा करके आप उसके अंदर का पूरा एरिया फाइंड आउट कीजिए। मेरे हिसाब से एक एरिया आपको यहां से यहां तक सोचना चाहिए, ट्रायंगल। फिर एक यहां तक सोचना चाहिए, एक तरह का रेक्टेंगल। और फिर उसके बाद, कहने का मतलब है कि इस एरिया को पहले तुम फाइंड आउट करो ट्रायंगल से, इसको निकालो एक रेक्टेंगल से, और फिर इसको निकालो एक तीसरे रेक्टेंगल से। तीनों एरिया को ऐड कर दो, वो तुम्हारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा और वही पोजीशन होगा। तो तुम्हारा काम है बस ये तीनों एरिया निकाल के जोड़ देना। एरिया निकालने आता होगा, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, जस्ट यूज दैट, और वही तुम्हारा पोजीशन आ जाएगा, वही तुम्हारा पोजीशन आ जाएगा। अब जो आएगा कैलकुलेशन आप करिए। याद रखिएगा यहीं तक सोचना है, यहीं तक सोचना है, यहां तक सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको 5 तक ही बताना है। अब 8 तक बोलता तो यहां तक सोचते हैं, 7 तक बोलता यहां तक सोचते, 6 तक बोलता यहां तक जहां बोलेगा वहां तक सोचना है, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ठीक है। PYQ के सीरीज में आज हम लोग है ना जेई के लिए मैं मोशन इन अ प्लेन उसका क्वेश्चन का है ना डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। If magnitude of a plus b is equals to 2 times the magnitude of a minus b, then the angle between a and b is। तो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड हमारे a प्लस बी का है वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी है। आपको a और b का इक्वल मैग्नीट्यूड है, आपको इसके बेसिस पे उनके बीच का एंगल निकालना है। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्वेश्चन में जैसे मेंशन है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा मैग्नीट्यूड ए का है वही मैग्नीट्यूड बी का है। चलो दोनों के मैग्नीट्यूड को एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया आपका 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर कॉस थीटा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो अपने से भी आप खुद से बना सकते हैं, दोनों तरफ कैलकुलेशन करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन है, 2x स्क्वायर को काट करके अपना देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। मान लो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना ए है, स्मॉल है। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी, पहले आप ओ ए वैक्टर लिख लो, एक एक वैक्टर को यहां से देख के बस उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके एक एक वैक्टर को लिख लिया जाए। सबसे पहले आप ओ ए वैक्टर को देखिए, क्या हम लिख सकते हैं ए का कॉस 30 डिग्री आई कैप और प्लस ए का साइन 30 डिग्री
जे कैप कॉस 30 का वैल्यू √3/2 ए आई कैप प्लस साइन 30 इज 1/2 ए का जे कैप, ये ओ ए वैक्टर आ गया। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपको ओबी वैक्टर पे मिल जाएगा। ओबी वैक्टर इज ए cos 60 आई कैप एंड ए साइन 60, लेकिन डायरेक्शन है नीचे की तरफ माइनस जे कैप। तो ये हो गया a/2 आई कैप और ये हो गया -√3/2 ए जे कैप। इसी तरह अगर आप ओसी वैक्टर लिखेंगे तो a/√2 माइनस आई कैप और a/√2 जे कैप। क्वेश्चन के हिसाब से ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी निकालना है, ये वाला ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ये फाइंड आउट करना है। ओ ए वैक्टर है आपका √3/2 ए के साथ आई कैप प्लस a/2 जे कैप। ओ बी वैक्टर है आपका a/2 आई कैप -√3/2 ए जे कैप, और माइनस है यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a/√2, ये माइनस आई कैप है, कर लेंगे बाद में, और फिर है -a/√2 जे कैप। अब इसमें देखिए आई कैप यहाँ है, आई कैप यहाँ है और आई कैप यहाँ है। इन तीनों का अगर आप एक साथ लिखेंगे तो √3/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/√2 ए आई कैप प्लस, अब जे कैप को देखिए, ये है जे कैप, ये रहा आपका जे कैप और ये रहा जे कैप। तो ए भी छोड़ दो, ए बाहर ही लिखना है। 1/2 -√3/2 और -1/√2 ए जे कैप। तो आपको एक्स और वाई मिल गया। अब आपको इसके बेसिस पे इसका डायरेक्शन बताना है। तो ध्यान रखिए, ये हमारे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। तो आप अगर इसका रिजल्टेंट का tan अल्फा लिखते हैं, जहां अल्फा जो है वो एक्स के साथ एंगल है, तो याद रखना वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट में आप पुट कर दिए फिगर के हिसाब से या कैलकुलेशन के हिसाब से 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2, और नीचे आ गया अपना √3/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/√2। आराम से इसको सॉल्व करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कराना है अभी आपको, आप कर लीजिए। थर्ड, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम तुमसे बोले ए का प्रोजेक्शन बताओ बी की तरफ, तो ए कॉस थीटा है। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, दिस इज ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन के लिए लगेगा बी कैप। ए कॉस थीटा कैसे निकलता है? दैट इज फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। क्या हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा? तो अगर आप यहां से ए कॉस थीटा लिख रहे हैं तो आप ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिखेंगे, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे। तो ओवरऑल प्रोजेक्शन वाला जो कंसेप्ट आपके सामने आना चाहिए, ए कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिखे वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ
डिवाइड किए बी के मैग्नीट्यूड से, और फिर बी कैप के लिए, बी कैप के लिए बी के वेक्टर में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ए डॉट बी निकालना है। तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए और बी। ए डॉट बी बहुत सरल भाषा में हम आपके सामने ए डॉट बी ऐसे लिख देते हैं, एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप 1 हो गया, जे कैप 1 हो गया, और के कैप का कुछ नहीं है तो वो 0 हो गया। तो दिस इज 2, ए डॉट बी। और जहां तक आपको बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड √2 है। तो भाई ये ए डॉट बी हो गया है 2, बी का मैग्नीट्यूड है √2, फिर बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और बी का मैग्नीट्यूड है √2। तो ये √2 कट गया, और ओवरऑल आपके पास बचा है आई कैप प्लस जे कैप। देखिए आंसर कुछ है, आई कैप प्लस जे कैप, डी ऑप्शन। ठीक है, तो समझ समझ के थोड़ा चलना है। 4 नंबर लिखा है, इन एन ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड्स, व्हाट इज द सम ऑफ ए बी, ए सी, ए डी, ए एफ। ए एफ, ए जी एंड एच। देखिए, ए बी वेक्टर जस्ट अ मिनट, सोच रहे थोड़ा। चेक काम करो ना, सबको सेंटर से मिला दिया इसे। इससे क्या होगा, हर वेक्टर को हमें ना ओ के टर्म में दिखा पाएंगे। अगर हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, क्या वो एओ वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर होगा? एओ वेक्टर देखते जाइएगा फिगर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एओ वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम एसी लिख रहे हैं, तो एओ वेक्टर और प्लस ओसी होगा। अगर आप एडी वेक्टर लिख रहे हैं, तो एओ वेक्टर और प्लस ओडी होगा। सब में ट्रायंगल लॉ चलते जा रहा है। अगर हम ए वेक्टर लिख रहे हैं, तो हम एओ वेक्टर और प्लस ओई वेक्टर लिख रहे हैं। अगर हम एएफ वेक्टर लिख रहे हैं, अगर हम एएफ वेक्टर लिख रहे हैं, तो हम एओ वेक्टर और प्लस ओएफ लिख रहे हैं। अगर हम एजी वेक्टर लिख रहे हैं, तो हम एओ वेक्टर और प्लस ओजी वेक्टर लिख रहे हैं। और अगर हम एच वेक्टर लिख रहे हैं, एच, तो हम एओ वेक्टर और प्लस ओ एच वैक्टर लिख रहे हैं। अगर तुम फिगर को ध्यान से देखो, तो आपको दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट में भी दिखेगा। जरा ध्यान से देखिए बस, सी दिस।
क्या ओबी वेक्टर और ओएफ वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओएफ वेक्टर अपोजिट है? तो ओबी जब हम इन सबको जोड़ेंगे, अभी तो हमको सबको जोड़ना है ना, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सब वेक्टर को ऐड करना है, ये सब वेक्टर, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, ए वैक्टर, ए एफ वैक्टर, ए, तो सबको जोड़ना है। तो अगर हम सबको एलएचएस में जोड़ रहे हैं तो राइट में भी जोड़ेंगे। तो जिसमें मेरा ओ बी है ना, वो एक्चुअली ओ एफ के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कट जाएगा। भले दोनों प्लस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है भाई, ध्यान रखना। उसी तरह तुम दिमाग लगाओ, देखो ये तो इसके साथ कट गया ना, क्या ओसी वैक्टर ओजी से कट जाएगा? ओसी वैक्टर ओजी से कट जाएगा। उसी तरह जो मेरा ओडी वेक्टर है वो ओएच से कट जाएगा। ओडी वेक्टर ओएच से कट गया। अब जो ओई वेक्टर है, ओई वेक्टर है, क्या वो एओ और ओई ये तो दोनों सेम ही है ना? एओ और ओई ये दोनों सेम है, सेम ही डायरेक्शन है और सेम ही मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप 2AO वेक्टर भी लिख सकते हो। अब अगर आप सबको जोड़ते हो तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, 8 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स ऑफ 2 i कैप +3 j कैप -4 k कैप, तो हो गया आपका 16 24 और 32, 16 24 और 32, दैट इज सी ऑप्शन इज देयर। बहुत ट्रिकी, अगर प्लान के हिसाब से अगर ये सेट नहीं बैठता ना तो फंस जाते। चलो बढ़िया, आगे बढ़िए। 5 में लिखा है लेट A = 3, A1 = 3, A2 = 5 एंड A1 + A2 = 5, दोनों 5। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, देखिए जब मेंशन है कि A1 वेक्टर और A2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 5, इसका मतलब रूट अंडर A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos थीटा, ये सब मिलके 5 है। रूट को हटा दो, राइट में भेज देना, या लिख देते हैं एक बार, अधूरा लगता है। A1 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, A2 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 और cos थीटा, दिस इक्वल्स टू 5, रूट हट गया। 9 + 25, 6 5 30, 30 cos थीटा इस 25, ये 25 कट गया, 9 उधर चला गया, 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू -9, या फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें डिवाइड कर दो 30 से, 0.3 cos थीटा क्या। अब आप क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा पकड़िए। दूसरे हिस्से में लिखा है 2A1 सब वेक्टर है, +3A2, फिर से बोलेंगे वेक्टर है, डॉट 3A1 -2A2, इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, सब वेक्टर है। तो 2A1 से सीधा मल्टीप्लीकेशन, 6A1 डॉट A1 डॉट प्रोडक्ट -4A1 डॉट A2 +339 9A1 डॉट A2, और 3 दूनी 6, -6A2 डॉट A2, तो ये हो गया 6A1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ -4 और +9, ये हो गया +5A1 A2 के बीच का डॉट प्रोडक्ट, और -6A2 का स्क्वायर। चलो डाटा पुट करो, 6A1 मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 5A1 A2 cos थीटा,
और -6 A2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो गया 6 × 9 + 5। A1 हो गया 3, A2 हो गया 5 और कॉस थीटा हो गया -0.3 और -6 यहाँ हो गया 25। चलो इसका डाटा वैल्यू निकालो। 22.5 और -150। देखो तो कितना आंसर है। माइनस माइनस तो है ऑप्शंस में। कितना आ जाएगा जी? 54 - 172.5। तो ये हो गया हम लोगों का 0.5। 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 5 गया तो 1। इतना माइनस 118.5। दैट डी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो थोड़ा